नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके सॉल्यूशंस में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से इंपॉर्टेंट प्रश्न। बहुत सारे मैं प्रश्न यहाँ पे लाया हूँ और जो मैं प्रश्न लाया हूँ यहाँ पे कई बार आपको एग्जाम में पूछा भी है। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, बहुत सारे प्रश्न है और सब प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ प्रश्न है। समझ गए ना? कई बार रेलवे में भी पूछा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। समझ गए ना? और देखिएगा यहाँ पे एक प्रश्न से हम लोग 10 प्रश्न बनाएंगे। समझ गए ना? मतलब कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन से एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा, बहुत काम का चीज है। अगर सिर्फ ऑप्शन, अगर सिर्फ आंसर जानेगा तो कोई फायदा नहीं है। किसी भी कहीं भी पढ़िए, आप क्वेश्चन से एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिएगा। समझ गए? सिर्फ आंसर जानिएगा तो कोई फायदा नहीं है ना? क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन पे आप गए हैं उस क्वेश्चन के बारे में एकदम निचोड़ लीजिए, चाहे जहां से भी मिले। समझ गए ना? उस क्वेश्चन के बारे में पूरे अच्छे से जान लीजिए, तो बहुत ज्यादा नॉलेज आपको हो जाएगा, है ना? तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइज करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइज एक बात और, पीडीएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न विकल्पों में से किस राज्य का गठन सबसे पहले हुआ था? गाइज एक बात और है, बस मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हूं, विकल्प दिया हूं। आगे वाले प्रश्न में मैं विकल्प नहीं दिया हूं। विकल्प मैं इसलिए नहीं दिया हूं कि विकल्प से कोई माने मतलब नहीं है हम लोग का, ठीक है? अगर वहां पे हम लोग एग्जाम देंगे, 4 ऑप्शन रहेगा। अगर हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हम लोग चुन सकते हैं कि हाँ ये आंसर है। 3 ऑप्शन हम लोग आसानी से काट सकते हैं, बहुत इजीली हम लोग 3 ऑप्शन कैंसिल कर सकते हैं, ना? तो ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप आंसर देखिएगा, उससे देखिएगा मैं कितना एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाला हूं। देखिएगा वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तब आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखिएगा फर्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न विकल्पों में से किस राज्य का गठन हुआ था? ऑप्शन है नागालैंड, झारखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। देखिएगा सबसे पहले गठन हुआ था आपका नागालैंड का। प्रश्न बनता है नागालैंड का स्थापना कब हुआ था, है ना? तो मैं इसका बताऊंगा, नागालैंड का गठन कब हुआ था ये बताऊंगा, झारखंड का बताऊंगा, मेघालय का बताऊंगा, हिमाचल प्रदेश का। एक चीज यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। चलिए देखिएगा, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। कब हुआ था यह प्रश्न जानिएगा। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का गठन हुआ था, ये तो समझ गए। चलिए हम लोग बात करते हैं झारखंड का। झारखंड का कब हुआ था? 15 नवंबर वर्ष 2000 में झारखंड का गठन हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। बात आता है मेघालय का। 21 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य का गठन हुआ था। कब? 21 जनवरी 1972 को। बात आता है हिमाचल प्रदेश का, तो 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। कब हुआ था? हिमाचल प्रदेश का। मैंने 4 ऑप्शन दिया, 4 का भी मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया, बहुत अच्छे से मैंने समझा भी दिया। पीडीएफ आप डाउनलोड कर ही लीजिएगा। समझ गए ना? पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। समझ गए? बारी बारी से आप लोग पीडीएफ जब डाउनलोड कीजिएगा तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। समझ गए ना? मैंने नागालैंड का बात कर दिया, जो आपका क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन में था झारखंड, जो कि मैंने झारखंड का भी बता दिया। एक ऑप्शन में था मेघालय, जो कि मैंने मेघालय का भी डिस्कस कर दिया। और एक ऑप्शन था जो 4th ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, जो कि मैंने बता दिया। इससे ज्यादा क्या पूछने वाला है? कुछ नहीं पूछने वाला है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है? मौलिक कर्तव्य को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन। 42वां और 86वां, समझ गए ना? 42वां और
86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। देखिएगा मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं गाइस, ठीक है ना, टाइम वेस्ट मैं आपको नहीं कर रहा हूं, जो मैं आपको यहाँ बोलूंगा वो चीज मैंने आपको पीडीएफ में मैं ऐड कर दिया हूं, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, समझ गए, इसको देख ही लीजिएगा। मैं एक दो पॉइंट समझा दे रहा हूं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें से संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या है, एक बार फिर से समझिएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42 से संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। एक पॉइंट और है, देखिए 42 को तो हम लोग समझ गए, समझते हैं 46 या 86वां समझ गए ना। 86वां में संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। समझ, इससे ज्यादा क्या पूछने वाला है यह प्रश्न से, जो मैंने फर्स्ट प्रश्न कराया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे फैक्ट क्या पूछने वाला है गाइस, कुछ नहीं पूछने वाला है, एक भी प्रश्न ज्यादा पूछेगा ही नहीं। जितना भी प्रश्न बनता है ना मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इससे ज्यादा एक भी प्रश्न आपको नहीं पूछेगा, ये मेरा चैलेंज रहता है, समझ गए ना। तो चलिए देखिएगा पीडीएफ में बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं आपको, ठीक है ना, ज्यादा वीडियो में बड़ा नहीं कर रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा आता है। देखिएगा हम लोग तो इस प्रश्न का आंसर तो हम लोग जान लिए कि आंसर ए होगा, बट इस प्रश्न से और कितने प्रश्न बनेंगे ये जानना जरूरी है, जो कि मैंने यहाँ पे बता रहा हूं, समझ गए। देखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आप इसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, समझ गए ना। यह अधिनियम 2004 के तहत धार्मिक संविधान के आधार पर शैक्षिक संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा देता है। आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, एकदम कसम खा लीजिएगा कि पीडीएफ डाउनलोड करना है तो करना है ना। चलिए एक पॉइंट और है, इसको पढ़ लीजिएगा, इस बहुत अच्छे से सब पॉइंट पढ़ लीजिएगा, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। देखिएगा एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, यह संविधान के अनुच्छेद 30 में प्रभावी कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करता है, ठीक है ना, कार्यान्वयन के सुनिश्चित करता है, समझ गए। एक दो पॉइंट और है, देखिएगा यहाँ पे 6 अल्पसंख्यक समुदायों को मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, समझ गए ना। प्रश्न है देखिएगा यहाँ पे 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो कि कौन कौन है? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। क्या पूछेगा इससे ज्यादा? आपको लगता है कि पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछने वाला है, जो मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। चलिए समझ गए। अब जो भी पॉइंट होगा आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, तो पीडीएफ में बहुत अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 263 संविधान के किस विषय से प्रावधान से संबंधित है? देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किससे? इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित है। अनुच्छेद 263 समझ गए ना, किससे? इंटर स्टेट काउंसिल, समझ गए। चलिए इंटर स्टेट काउंसिल का गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश से हुआ था। किससे हुआ था? प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सरकारिया आयोग की सिफारिश से हुआ था, समझ गए। प्रश्न पूछेगा इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किससे हुआ था, तो सरकारिया आयोग की सिफारिश से हुआ था, समझ गए। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है, मैं बता रहा हूं कंफर्म। प्रधानमंत्री इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि इसका अध्यक्ष, इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री, समझ गए ना। ये बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं टाइम वेस्ट में नहीं करने वाला हूं। बस देखिएगा एक पॉइंट और मैं बता रहा हूं इस पे, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री विधानसभाओं वाले यूएसए एक प्रशासक इसके सदस्य है। यूएसए एक प्रशासक इसके सदस्य है। प्रशासक सदस्य कौन है? यूएसए, समझ गए ना, यूएसए, बिल्कुल समझ गए।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आप जो पॉइंट है पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, पीडीएफ में आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, किस किस को मान्यता देता है भारतीय संविधान? समझ गए ना? धार्मिक और भाषिक अल्पसंख्यकों को, किसको? धार्मिक, भाषिक और अल्पसंख्यकों को। समझ गए? धार्मिक और भाषिक अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये देखिएगा, मैंने तो बताया, मैं तो खुद भूल जा रहा हूं कि समझ गए। देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना जरूरी है, इसको समझ लीजिएगा फ्रेंड। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यक के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद है कौन सा? अनुच्छेद 29। समझ गए ना? अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करता है। एक पॉइंट और है, इसको आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके गाइस, ठीक है ना? मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, जितना भी है मैं आपको पीडीएफ में सब चीज दे दिया हूं, है ना? चलिए प्रश्न नंबर 6 आया है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान का अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान का अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? मतलब स्वतः निलंबित हो जाता है, ठीक ना? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ गए ना? अनुच्छेद 19 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। यहाँ से अभी हाल फिलहाल में रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, देखिएगा यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछा भी, अगर एनालिसिस देख रहे होंगे ना तो पता चल रहा होगा आप लोग को, है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का मान्यता प्राप्त है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। कितने? 22, ठीक है ना? 22, समझ गए ना? 22 मतलब 22 भाषाओं का मान्यता प्रदान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण किसके अधीन बनाया जाता है? राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण किसके अधीन बनाया जाता है? किसके अधीन बनाया जाता है? जीएसटी अधिनियम, ठीक है ना? जीएसटी अधिनियम। समझ गए? देखिए इंपॉर्टेंट क्या है वो समझिएगा। केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 171 के तहत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोध प्राधिकरण का गठन किया गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। पीडीएफ में आप इसको जब पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा इसको बहुत अच्छे से आप इसको रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया हूँ, ठीक है ना? देखिएगा जो भी पॉइंट है वो सब मैंने हर चीज बता दिया हूँ। आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, चरम मामलों में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण डिफॉल्ट व्यापारिक आय पर जुर्माना लगा सकता है। डिफॉल्ट व्यापारिक आय पर जुर्माना लगा सकता है। समझ गए ना? चलिए प्रश्न नेक्स्ट है, फ्लोर टेस्ट का यंत्र क्या है? फ्लोर टेस्ट का यंत्र क्या है? क्या है? एक संवैधानिक तंत्र है, एक संवैधानिक तंत्र। देखिएगा प्रश्न क्या है समझिएगा, फ्लोर टेस्ट का तंत्र क्या है? क्या है? एक संवैधानिक तंत्र है। क्या है? एक संवैधानिक तंत्र। एक पॉइंट और है, देखिएगा समझिएगा। यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या और अमली सरकार को द्वितीय का समर्थन प्राप्त है या नहीं। द्वितीय प्राप्त समर्थन प्राप्त है या नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट को आप रीड कर लीजिएगा बहुत आसानी से, समझ गए ना? जब पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? कितने? 22, समझ गए ना? 22 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोग कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का आयोग कौन करता है? कौन करता है? भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है ना? भारतीय चुनाव आयोग इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अंतर्गत भारत के चुनाव आयोग के पास भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का आयोजन करने का निर्देशन करने तथा निरीक्षण करने की पूरी शक्ति है। समझ गए ना। किसके? 324 अनुच्छेद ए, समझ गए। अनुच्छेद 324 ए के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? ये प्रश्न बहुत बनता है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 324(1) के तहत, समझ गए ना, 324(1) के तहत, इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान आया था? आया था कौन? 52वां, समझ गए ना, 52वां। इसका करेक्ट आंसर होगा 52, समझ गए ना, 52, समझ गए। चलिए इंपोर्टेंट तो जो पॉइंट है वो मैं बता रहा हूं। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित हुआ। कब हुआ था? 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में। कब हुआ था? 1985 में राजीव गांधी के कार्यकाल में। यही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। चलिए एक दो पॉइंट और है, बहुत ज्यादा है जो इंपॉर्टेंट, मैं उसके लिए आपको बता दे रहा हूं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम लोकप्रिय रूप से एंटी डिफेक्शन या दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। समझ गए ना। इस संविधान संशोधन अधिनियम में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। देखिएगा प्रश्न ये बनता है बहुत ज्यादा। इस संविधान संशोधन अधिनियम में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। प्रश्न आपको पूछेगा कि इस संविधान संशोधन के तहत कौन सा सूची ऐड किया गया है? तो कौन सा सूची? 10वीं, समझ गए, 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार तो ये पॉइंट एग्जाम में आपको पूछा भी है ना, तो इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए एक पॉइंट और है, इसको जो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए प्रश्न नेक्स्ट आता है, अगर ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर ही लीजिएगा, मैं बार बार आपको से बोल रहा हूं कि पीडीएफ डाउनलोड कर ही लीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर अध्यक्ष होता है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है, समझ गए। भारत के प्रधानमंत्री भारत सरकार के कार्यकारी नेता, समझ गए। चलिए एक पॉइंट और है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ गए ना। देखिएगा पॉइंट ज्यादा कौन बनता है इंपोर्टेंट। एक राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। एक राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। एक पॉइंट और है जो इंपोर्टेंट है, मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यही तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ लो। तो मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक ना। 5 वर्ष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्रश्न है नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? किसने की? पता होगा, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी। देखिएगा संविधान के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ठीक है ना। संविधान के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी टाइप एरर हो गया है। संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कौन कौन 7 सदस्य थे वो नाम जानना जरूरी है, वो नाम उनका याद कर लीजिएगा। यह 7 सदस्य इस प्रकार थे। इस प्रकार थे तो भाई किस प्रकार थे हम लोग चलिए समझते हैं। फर्स्ट आता है आपका अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, समझ गए। एक आता है A.N. गोपाल स्वामी, B.R. अम्बेडकर। एक आता है K.M. मुंशी, समझ। 4 तो हम लोग जान लिए, 3 होगा नेक्स्ट पेज में जो कि मैं बता रहा हूं। एक है मोहम्मद सदुल्ला, N. माधवराव और T.T. कृष्ण मचारी, समझ गए। T.T. कृष्ण मचारी। जो मैंने प्रश्न बताया ना गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मैंने आपको बता दिया। और टोटल प्रश्न मैंने यहाँ पे लाया था आपको 13 से। देखिएगा 13 से आपको थंबनेल में देखे होंगे 30, लेकिन 50 प्लस के आसपास आपको मैंने प्रश्न बता दिया यहाँ पे।
समझ गए ना, कितने 50+ आसपास मैंने आपको प्रश्न बता दिया, 50+। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट एक वीडियो है आपके लिए, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतने ही पे मैं समाप्त करता हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट को हेल्प मिल सके, है ना। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कर ही दीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय।